एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर बता दें आपको कि आम बजट आज पेश कर दिया गया है और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं कि लगभग हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। इकोनॉमी को कैसे और रफ्तार दी जाए और कैसे मैन्युफैक्चरिंग में गति मिले और उद्योग जगत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। कई नई योजनाएं भी सरकार लॉन्च करने जा रही है। जो पुरानी पब्लिक या फिर हम कहें कि जनता के हित की योजनाएं वो जो पहले से चल रही थी उन्हें और कंटिन्यू किया गया है और कई दूसरे क्षेत्रों में भी सरकार फोकस कर रही है, ग्रीन फ्यूल से लेकर और भी क्षेत्रों में। लेकिन जो सबसे लोगों के, आम जनता के जहन का सवाल है कि भाई महंगाई कितनी कम होगी, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। राहत देने की कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि भाई जब वैश्विक स्तर पर चीजें हैं, चुनौतियां हैं, तो फिर देश में कितनी क्या गुंजाइश है महंगाई को काबू करने की। वर्ल्ड वाइड जिक्र कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, उस लिहाज से जरूर ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है बेहद संतुलित है। लेकिन चूंकि चुनावी साल 2023 और 2024 हैं, तो उस लिहाज से भी कुछ योजनाएं जरूर ऐसी होंगी जो जनता को सरकार बताए कि ये आपके लिए किया गया है। किसान तो फोकस है ही इस बजट में और किसानों के लिए बात करें, वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए भी नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अलावा कृषि स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, इसका भी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री ने किया है। बाकी सैलरीड क्लास के लिए तो एक बड़ा अनाउंसमेंट 8 साल बाद आया ही है, लेकिन लंबा अंतराल हो गया 8 साल बाद और इस 8 साल के बीच में महंगाई कहीं ज्यादा बढ़ गई और चीजों का आकलन करें तो उस लिहाज से लोगों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई और ना ही आयकर सीमा में छूट मिली थी। और एक बार फिर सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तपेश चंद्र गुप्ता जी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। तपेश जी, आपके पास ही आऊंगा मैं। सभी की राय इस बजट पर अलग अलग है। आप इस बजट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या हाइलाइट्स आपके लिहाज से इस बजट में? देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो कृषकों को खुश करने वाला काम किया है। दूसरी चीज ये है कि लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है और जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको जो मासिक जो जमा पे आय मिलने वाली थी, मासिक आय स्कीम पे या जो स्थायी जमा की राशि थी, उससे वृद्धि करके राहत देने की कोशिश की गई है। कुल मिला के ये जो बजट है, इसे हम कह सकते हैं कि एक लोक लुभावन बजट है और इसको सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है। ये बिल्कुल क्लियर है। और जैसे कि अपेक्षा थी कि 2-3 वर्षों से हम कोरोना और अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे, ऐसी स्थिति में एक प्रोत्साहन के लिए ये बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। वो बजट प्रस्तुत हुआ। ये हमारे वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमारे जो मुद्रा कोष की मात्रा में वृद्धि करने के लिए ये किया गया। लेकिन एक दुखद पहलू ये रहा कि आयकर की सीमा 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया। उस अनुपात में आप सोचिए, इसको कम से कम 10 लाख होना चाहिए था। अब एक जो निम्न वर्ग में काम करने वाला चपरासी है, उसकी तनख्वाह तक 7 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यदि अगर हम उससे भी कर लेना शुरू कर दें, और दूसरी बात ये कि जिसको कोई भी सरकार हो, ये किसी पार्टी विशेष या किसी इसके लिए नहीं, हम शुरू से एक चीज जानते हैं, भारतीय नागरिक कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में मर जाता है। आज आपको मौका था जब बचत में मिलने वाले ब्याज पर छूट देके प्रोत्साहन देने की, हमारी उसे पूंजी बनती, पूंजी निवेश होता, व्यक्तिगत रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होता, तो देश विकसित होता और विकास के क्रम को पकड़ता। हम कब तक स्टार्टअप के आधार पर उनको बढ़ाते रहेंगे? हमको वो स्टार्टअप को बंद करना चाहिए था। हमको बल्कि व्यक्तिगत आधार पर आयकर में या बचत पर ब्याज पे छूट देना चाहिए था, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से पूंजी बनाए। मकान बना रहे हैं तो कर्ज ले रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं तो कर्ज ले रहे हैं। आखिर मध्यम वर्ग कब ऊपर उठेगा? मध्यम वर्ग को उठाने के लिए बिल्कुल आप मानते हैं कि ये जो सीमा थी और आगे होना चाहिए थी, 7 नहीं बल्कि 10 लाख तक कर मुक्त होना चाहिए थी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि साइकिल में आती ये जो इनकम है तो और उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती।
ठीक है, मैं वंदना राजपूत जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस से हमारे साथ बनी हुई वंदना जी, काफी देर हो गई आपके पास नहीं पहुंच पाया। वंदना जी माफी चाहूंगा। वंदना जी, आपको तो खुश होना चाहिए, बजट में एक ऐसी स्कीम का भी अनाउंसमेंट है जो छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना से जुड़ी हुई है। जी देखिए प्रशांत जी, आज जो आम बजट है सिर्फ नाम का आम बजट है, लेकिन ये कुछ खास लोगों का बजट है। आप अगर बात करते हैं तो ये जो आप बात किए अभी कि जो गोधन स्कीम के तहत जो 6 करोड़ खर्च की बात की है, तो ये हमारी जो राज्य सरकार है पहले से इस योजना पर काम कर रही है। इन लोग काफी पीछे हो गए हैं क्योंकि हमारी जो सरकार है, अच्छा अगर देश में से अप्लाई किया जाता कांग्रेस है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी प्रशांत जी, एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आज की बजट में कि 9.6 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन लोग सिर्फ कागज में ही ये बात बोलते हैं। उज्ज्वला गैस योजना के नाम से लोगों को ठगा गया, खासकर महिलाओं को ठगा गया, और अभी फिर से बोल रहे हैं कि 9.6 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अरे भाई, आप सबसे पहले गैस सिलेंडर का दाम तो कम करिए। जो यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर सिर्फ 410 रुपए में मिलता था, अभी वही गैस सिलेंडर का दाम हमको 1200 रुपए देना पड़ता है। प्रशांत जी, आप देखेंगे कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब 1200 रुपए हम देते हैं। प्रशांत जी, आप मानिए कि महिलाओं की आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि 1200 जो रकम होती है रिकॉर्ड में बहुत है। बड़ी होती है। कितने लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिला है, अच्छी बात है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि भाई गैस कनेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन उसे जलाने के लिए सिलेंडर की कीमत कहीं ज्यादा हो गई। राज्य अगर सहभागिता निभाते तो अलग मसला था। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या रिएक्शंस बजट पर मिल रहे हैं? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट से भी आपने बात की होगी। सियासी दलों के रिएक्शन या सियासी चेहरों के रिएक्शन क्या है? देखिए प्रशांत, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं, कर्मचारी वर्ग इस बात को लेकर खुश है कि आयकर की सीमा को बदला गया है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्लैब जो है उनकी संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। इससे कहीं ना कहीं खुशी जरूर है। और सबसे बड़ी बात, कौशल संवर्धन को लेकर भी नए स्किल सेंटर डेवलप करने का ऐलान किया गया है। 38,000 शिक्षकों के पदों को भरने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर हर वर्ग पर फोकस करने का काम किया है। नौकरी पेशा लोगों को भी किस तरीके से टैक्स में छूट दी जा सकती है, इसको लेकर ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पर जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, जो जितने लोगों ने अभी बजट को समझा है, उसके मुताबिक ये हर वर्ग को खुश करने वाला बजट जरूर कहा जा सकता है। और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, पूरा का पूरा बजट यदि 4-5 मुख्य बिंदुओं पर हम बात करें तो किस रूप में आप लग रहा है कि कैसे खास है ये बजट? ये अमृत काल का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने अमृत बजट दिया है। जो जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था उससे 20 अलग हुआ और अमृत देश के लोगों को दिया। तो ये पूरे देश के हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए अमृत बांटा है प्रधानमंत्री। आप कृषि मंत्री, आपको लगता है कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से अब प्रगति हो पाएगी? जिस तरीके का ऐलान किया, स्टार्टअप का ऐलान किया है कि कृषि के देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। और इसलिए आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस, और जब से वो प्रधानमंत्री बने, इसको ध्यान दिया है। और किसानों को, किसान का बेटा अब खेती एमएसपी नहीं एमआरपी वाला किसान को बनाएंगे। इसलिए कृषि के किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा, स्टार्टअप भी करेगा, और जो मुट्ठी पर व्यापारी कमाते थे वो किसानों में बटेगा। और इसलिए सबके पास पैसा आएगा तो किसान आत्मनिर्भर होगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा। अमृत बजट है प्राकृतिक खेती कमल पटेल के लिहाज से जी। ठीक है अनुराग, लौटूंगा आपके पास। कपिल ओलकर जी, रोजगार का जिक्र जरूर हो रहा था। अभी कुणाल जी ने सवाल उठाया था कि भाई रोजगार कैसे पैदा होगा, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा। मैन्युफैक्चरिंग का आप जिक्र कर रहे थे, लघु मध्यम उद्योगों का भी जिक्र हो रहा था, उन्हें भी बढ़ावा देने की कोशिश है। ये केवल अनाउंसमेंट में नहीं बल्कि डिलीवर भी करना होगा। बिल्कुल जी, देखिए, हम जिस तादाद से बढ़ रहे हैं और जितना बड़ा हमारा देश है, हम जिस तरीके से हमारा फर्टिलिटी रेट है, जो हम जितने बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं दुनिया में कहीं नहीं होते। अब सबके लिए आपको रोजगार देना है। बिल्कुल, ये सरकारें को प्रयास करने के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। आज भी जहां 60 से 65% आबादी मैकेनिज्म है हमारे पास डिलीवर करने का,
बिल्कुल हो सकता है, बट देखिए इसको समझने की जरूरत है कि हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें। मैं 2 मिनट लूंगा इसमें आपसे, अगर आप समझना सही से समझा पाऊंगा उसमें। चाइना 1981 में चाइना ने अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट किया। उसने पूरी दुनिया भर के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको कहा कि आप आओ हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, हमारे मैन्युफैक्चरिंग करो। उन्होंने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करी और चाइना ने पूरे दुनिया में अपने यहाँ का माल खपाया। उससे वहां रोजगार भी बना और उससे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण जिसको हम कहते हैं। हमने क्या किया, हम एग्री इकोनॉमी से सीधे शिफ्ट हो गए सर्विस इकोनॉमी पे। हम बन गए कंज्यूमर दुनिया का। तो हमारे यहाँ टॉय इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी कुछ साल पहले तक, आप देखें साइकिल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, टेक्सटाइल की हमारे यहाँ बुरे हाल। इंदौर के आसपास कितने टेक्सटाइल और बड़ी मिलें थी, बड़े बड़े नाम थे हमारे यहाँ पे, जो बड़े सेठों के नाम से योजनाएं चलती थी, वो सारे हमारे यहाँ कोलैप्स हो गए। रीजन बीइंग कि इतना सस्ता माल आया चाइना कि हमारे यहाँ के लोकल इंडस्ट्री डेवलप उससे कम्पीट ही नहीं कर पाई। सरकार का प्रयास ये होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए। जैसे सरकार ने सबसे पहला काम ये करा है, यहाँ पे 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है। दूसरा PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया है, जहां से कि अगले कुछ वर्षों में मेरा ऐसा मानना है, सरकार कोई भी रहे, अगर ये पॉलिसी चलती रहे, मुझे मतलब नहीं किसकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, जनरली जब एक दिशा मिल जाती है देश को तो देश उस पर आगे बढ़ता है। जैसे हरित क्रांति हुई थी, देश उस पर आगे बढ़ा था। तो ऐसे हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग को, और एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, China +1 पॉलिसी चल रही है पूरे वर्ल्ड में। चाइना की जो पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से पॉलिसीज रही है, उसको देखते हुए दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर ये चाह रहे हैं कि हम चाइना के अलावा भी एक चाइना से बाहर निकलें, चाइना से बाहर निकले, चाइना के अलावा एक इंडस्ट्री हो। कितना अब ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जो चाइना के मैन्युफैक्चरर हैं, वर्ल्ड वाइड जो कंपनियां हैं, वो उन्हें इंडिया कैसे आकर्षित कर पाता है। और एक झलक एक और मैं कहूंगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक झलक देखने को मिलेगी कि आज इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करीब 39,000 को रूल्स को इन्होंने अबॉलिश किया है। जी स्पष्ट है कि जिस तरह की बातें कही, सिर्फ बातों की बातें हैं, कुछ भी नहीं। जो जिस रोजगार की बात बड़ी अच्छी कही कि आपको चीजों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जब मनमोहन सिंह जी ने इस देश के अंदर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करना, इसी कारण चाहे हैदराबाद बनने की बात हो, चाहे बेंगलोर, चाहे नोएडा, और ये सेक्टर्स जो बूस्ट हुए, इनमें रोजगार भी निकले और हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया। हर सेक्टर को खत्म करके सिर्फ बेच के कहीं ना कहीं सवाल एक जरूर रहेगा, ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर कैसे बन गए? नहीं, जब रोजगार मिले थे। आज 500 रोजगार रोज का, माफी चाहूंगा सर, बहुत माफी चाहूंगा आप सभी, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। जी चर्चा में बस इतना ही, लेकिन आगे भी हम लगातार एनालिसिस करते रहेंगे कि बजट में आखिर है क्या आम जनता के लिए, उद्योग के लिए, बाकी क्षेत्रों के लिए। डिबेट में बस इतना।